जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने सुना, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द यही थे। आज नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों को कांग्रेस ने यू टर्न सरकार बताने की कोशिश की। बीते 100 दिन में नरेंद्र मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहकर मजाक उड़ाया गया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा, हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है, अब सरकार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चला रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज इस पर पलटवार किया है। क्या कहा है आगे बताऊंगी। सवाल पब्लिक का है कि क्या बीते 100 दिन मोदी के अटल संकल्पों की गवाही दे रहे हैं या फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और यहां तक के संसद में एक सीट वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का एजेंडा कामयाब हुआ है। यहां मैं बता दूं कि पुख्ता सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में आएगा। मोदी सरकार इस पर प्रतिबद्ध है। वक्फ बिल पर ईमेल पर 84 लाख से ज्यादा और 70 बक्सों में पब्लिक के सुझाव आ चुके हैं। उधर 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना, भारतीय न्याय संहिता लागू करना और पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने जैसे फैसले हुए हैं। सवाल पब्लिक का है कि ये यू टर्न सरकार है या मोदी ने 100 दिनों में ना दिन देखा ना रात। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के खिलाफ कांग्रेस की मीडिया टीम आज पूरी तरह तैयार थी। कांग्रेस ने एक मीम सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मोदी जी का पीआर 100 दिन में क्या किया, मैंने पीआर किया। कांग्रेस आंकड़े लेकर आई है। मोदी के 100 दिन में 26 आतंकी हमले हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ 104 अपराध के मामले हुए हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज रेप के आंकड़े शामिल है या नहीं। 56 इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गए हैं, 38 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, एग्जाम पेपर लीक हुए, एफडीआई 43% घट गया है। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर सरकार की कमियां गिनाने का हक नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये 100 दिनों में मोदी के काम पर भारी है? सुनिए आपने 100 दिन पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब है। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। बीते 100 दिनों में सरकार ने भारतीय राजनीति की दिशा को बदल देने वाले जो सबसे बड़ा दाव चला है वो वक्फ बिल 2024 है। ये बिल जेपीसी में भेजा गया तो कांग्रेस के मुताबिक ये मोदी का यू टर्न है। लेकिन क्या ये वक्फ बिल पर विरोधियों को चित करने का प्लान नहीं? मैं आपको बता दूं कि जेपीसी
वक्फ बिल पर पब्लिक के सुझाव भेजने के लिए AIMPLB और कुछ हिंदूवादी संगठनों के बीच होड़ दिखी। मुस्लिम QR कोड के मुकाबले हिंदू QR कोड के जरिए JPC को सुझाव भेजे गए हैं। इस बीच सरकार के एक बेहद अहम सूत्र ने साफ किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में आकर रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मार्च 2024 में चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। और जब 2029 तक एक साथ चुनाव पर पक्की खबर आई है तो क्या विपक्ष का टेंशन हाई है? सुनिए उनके ये बयान। ये लोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं ले सकते, तो क्या वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये लोग हमारे महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका का चुनाव नहीं ले सकते, जिला परिषद का चुनाव नहीं ले सकते, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। ये बकवास लोग है। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन is not possible under the present constitution. It requires at least 5 constitution amendments. And Mr. Modi does not have the majority to bulldoze those constitution amendments in either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. 240 सीटों वाली पार्टी के पास अब वो नैतिकता भी नहीं है कि वे वन नेशन वन इलेक्शन करा सकें, और मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतना हौसला भी है कि अपने 5 साल पूरे होने से पहले वो अन्य राज्यों के साथ चुनाव करा सकें। सवाल पब्लिक का आज यही है कि 100 दिनों में मोदी ने बड़े और कड़े फैसले लिए या कांग्रेस का यूटर्न सरकार का दावा सही है? वक्फ बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, सब पर मोदी की तैयारी पूरी। विपक्ष पार पा सकेगा? विपक्ष के बार बार प्रहार के बाद नरेंद्र मोदी की हुंकार, क्या आगे और कड़े फैसले होने वाले हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कमलाकर त्रिपाठी जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। लेकिन मेरा पहला सवाल वारिस पठान को जाता है। माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। वारिस पठान जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। अब वक्फ बिल आने वाला है एकदम शीतकालीन पार्लियामेंट के सेशन में, और अब भी सभी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये तो सरकार बैसाखियों पर चल रही है। इतना तिलमिला रहे हैं आप वक्फ बिल को लेकर, लेकिन फिर भी बैसाखियों पे चलने वाली सरकार कह रहे हैं मोदी सरकार को। अब आप सही हैं या जो कहते हैं कि मोदी झुकेगा नहीं वो सही है? देखिए नविका जी, 4 जून से जब से रिजल्ट आया है तब से मोदी और बीजेपी सरकार की पूरी हालत खराब हो गई है, और इन हालत खराब में उनको रिवेंज दिख रहा है। उनको किससे गुस्सा आ रहा है? तो सिर्फ मुसलमानों के प्रति। 4 जून से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, सारी चीजें जो मुसलमानों के खिलाफ करना था कर दिए थे। अब ये वक्फ बिल लेके आ गए। इनकी नीयत में खोट है। ये बीजेपी, मोदी, आरएसएस चाहते हैं कि मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति को हजम कर लिया जाए, यूसरअप कर लिया जाए। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की क्या जरूरत थी, जो आपको ऑलरेडी पता है वक्फ 1990 फॉर इनटू एग्जिस्टेंस है, उसका संशोधन हो चुका है 2023 के अंदर। मगर नहीं, आप क्या लाएंगे कि कलेक्टर और डीएम घुसेंगे हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी में और वो बताएंगे वक्फ है कि नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और ये वक्फ की जो है ये अल्लाह की चीज है। ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दान की, डोनेट की, जिससे हमारे वक्फ का चल रहा है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। और अच्छी बात यह है कि अभी तो इतना बहस चली पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी में चला गया है। अब जेपीसी की 3-4 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कमेटी का मेंबर है वहां पर। और मुझे यकीन है कि बिल वापस जाएगा, क्योंकि यह संवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 25, 26, 29 का सीधा वायलेशन है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड निकाला है, जो 15 दिन का टाइम दिया था कि जिसको अपने ऑब्जेक्शन, आपत्ति दायर करना है वो दायर कर सकता है। और यकीन मानिए नाविका जी, करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज की है। और मुझे यकीन है कि आपत्ति जब जाएगी वक्फ बिल वापस हो जाएगा, क्योंकि ये नियत
खराब है। हम चाहते हैं कि ये अब इसका वक्फ का जो है इसके अंदर मोदी जी को नई टांग डालना चाहिए। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो होता है, क्या उसमें आप किसी मुसलमानों को आप लेंगे? नहीं लेंगे, तो फिर आपको क्यों ये लाना है? और आप इसके जो पढ़ेंगे नाविका जी, जो 44, 45 जो अमेंडमेंट ये दिखा रहे इतने सारे, ये सारे के सारे पर से इलीगल है। इसके अंदर तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों के सारे का आप पूरा छीन लेंगे उनका पावर। इंडिया गेट कांग्रेस पार्टी ने उठा के वक्फ के तहत दे दिया था तो 2013 में। अब बता दीजिए इंडिया गेट क्या वक्फ प्रॉपर्टी है? लेकिन सवाल है, आपने कहा कि मोदी दुश्मनी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, वारिस पठान भाई, एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि पहले 100 दिन में अगर आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाता है तो क्या उसमें मुसलमान नहीं आते? उसमें 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं भारत देश में सब आ जाते हैं। तो ये जो बार बार कहना कि मुसलमानों के खिलाफ है, शहजाद पूनावाला, क्या ये सही है? एक तरफ यूटर्न सरकार और दूसरी तरफ मजबूती से अगर कोई काम हो तो मुसलमानों के खिलाफ। जवाब दीजिए वारिस पठान। बात रखना चाहूंगा नाविका जी, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आपका समय समाप्त हो गया, 120 सेकंड पहले ले चुके हैं। ना कि 100 दिन के अंदर क्या हुआ? 100 दिन में 26 टेरर अटैक हो गए हैं, 26 टेरर अटैक हो गए, 56 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गिर चुके हैं, जिसके छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैच्यू था इतनी बड़ी हस्ती का, वो भी गिर गया। मोदी को माफी मांगी। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने जो आंकड़े दिए हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बी टीम किसके हैं ये तो समझ में आ गया। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, ओरिजिनल आंकड़े। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। देखिए, मैंने वारिस भाई को अपना भी समय कुछ दिया, तो मुझे उम्मीद है कि वो बीच में नहीं टोकेंगे। देखिए, एक बात तो सही है, मोदी दुश्मन है मुसलमानों का। दोस्त कौन है? जिन्होंने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, जलगांव, अहमदाबाद, मुंबई के दंगे दिए, वो दोस्त है। दोस्त तो वो है कि बंगाल और गुजरात की तुलना कर दीजिए। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे मोदी जी बहुत सालों तक, बीजेपी की सरकार है, वहां पर नेशनल एवरेज से ज्यादा लिटरेसी रेट मुसलमानों का, नेशनल एवरेज से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल एवरेज से ज्यादा पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर, और जहां पर सेकुलरिज्म का संगीत है सुंदर, जहां पर कांग्रेस की लेफ्ट की और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही बंगाल में, वहां पर 25% मुसलमान, 2% शेयर पब्लिक सेक्टर जॉब्स में, हेल्थ के आंकड़ों में सबसे पीछे, गरीबी में सबसे आगे। तो छोड़ देते कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अब ये देखिए, वही राग है ना कि सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, अब वक्फ आएगा तो जमीन छिन जाएगी। वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। वैसे ही वो क्यूआर कोड में इजराइल का बड़ा रोल है बनाने का, तो अब वो क्यूआर कोड इतना आगे कर रहे हो ना मान्यवर, तो देख लीजिएगा जरा हराम हराम ना हो जाए। दूसरी बात में आना चाहता हूं, देखिए एक बात से पूछना चाहता हूं, संविधान की बात की, आर्टिकल 14 संविधान का कहता है सभी का समान अधिकार हो, कोई पारसी, ईसाई, हिंदू के पास ये अधिकार है, कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बता दो, फिर वक्फ ट्राइब्यूनल में जाओ। अरे भाई साहब, आपने तो 1500 साल पुराना एक मंदिर, शिव मंदिर और गांव, अब बताइए, कुरान पाक आई 1400 साल पहले, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और उससे पहले का मंदिर उसको क्लेम कर दिया, और 9 लाख एकड़ की मुंबई की 9 टाइम्स जमीन है वक्फ के पास। इनकम कितनी? 200 करोड़। ये वक्फ में अमेंडमेंट लाने का काम तो मुसलमानों ने कहा करने के लिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जेपीसी रिपोर्ट ऑफ रहमान खान, क्या वो मुस्लिम विरोधी थे? ये एक्चुअली लैंड ग्रैबर विरोधी है, ये करप्शन विरोधी है, ये प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो गवर्नेंस, प्रो गरीब, प्रो बेवा, प्रो यतीम है, और इसीलिए आज वारिस पठान इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को इसका असली फायदा होगा। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं वारिस पठान साहब, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के असली शुभचिंतक है तो 12 करोड़ टॉयलेट बने तो 12 करोड़ में सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिला। आज 70% ड्रॉप आउट रेट हुआ है कम मुसलमान लड़कियों का। ये मुसलमान के दुश्मन है। 7 आउट ऑफ 15 जो देशों ने मोदी जी को नवाजा है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, उसमें सऊदी है, उसमें पैलेस्टाइन है, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें इजिप्ट है, उसमें यूएई है, उसमें बहरीन है। क्या ये देश एंटी मुस्लिम है क्या? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं वारिस पठान साहब, आप तो बड़े हमनवा है ना मुसलमानों के, तो बताइए कि कब एक हिजाबी महिला को, क्योंकि आप इसकी बात करते, एक अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे? आप शुरुआत कीजिए, जवाब दीजिए। अहमदिया को बनाएंगे? बताइए वारिस भाई, जवाब दीजिए। बनाएंगे, जवाब देता हूं। अहमदिया को बनाएंगे? आपने इतनी सारी बात कर ली, मुझे बताइए शहजाद भाई, मैंने जो बताया 4 जून से लेके अब तक मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन है बीजेपी के, मैं तो वापिस बोलता हूं ये है।
इतनी सारी मॉब लिंचिंग हो गई मुसलमानों की, मोदी ने एक मुंह खोला है अपना। अब मोदी ने अपने लोगों को भेज दिया है कि जाओ मुसलमानों को गालियां बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत चमकाओ। रामगिरी जैसा आदमी आता है हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हो जाते हैं, लेकिन नबी का जी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। बीजेपी का एक नट्टा सा एमएलए आके चिल्लाता है कि अगर रामगिरी के बारे में कुछ बोला मस्जिद में घुस के चून चून के मारेंगे। अरे आज आप मार के दिखाते देख लेंगे, मगर उसके खिलाफ भी इतने सारे एफआईआर किए, क्या उसको अब तक तुमने अरेस्ट किया? नहीं किया। ये साफ दर्शाता है कि तुम डेवलपमेंट विकास के प्लान में फेल हो गए। तो आ गए आप केवल एक वाक्य, अपने मस्जिद मद्दी गाय गंगा दंगा और ये कराने वाले अपने लोगों को भेजो, बिंदास मुसलमानों को गाली दो, अपनी सियासत चमकाओ। ये क्या 100 दिन में, क्या ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? और कौन सा सच बोला? 15 लाख अकाउंट में जमा नहीं आया, 2 करोड़ युवा पुराने डायलॉग नहीं तो लिखवा लेते, लेकिन आपने हेट की बात की तो हेट स्पीच कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। आप दो लफ्ज अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने जब कहा था योगी और मोदी जब चले जाएंगे मठ में और मेडिटेशन में, तो फिर आपको हमारे से ही भिड़ना पड़ेगा। वो भी हेट स्पीच होती है। लेकिन जवाब, क्योंकि बाकी बहुत लोगों को बोलना है, मैं क्विकली एक जवाब दे देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि लिंचिंग हुई मुसलमानों की, इसी कालखंड में 100 से अधिक लिंचिंग हुई दलितों की मुसलमान भीड़ के द्वारा। मुझे बता दो कि किस लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने खेताराम बिल की लिंचिंग पे बोला क्या, पालघर के साधुओं की लिंचिंग पे बोला क्या? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि किसी ने धमकी दी कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उसको तो कंडेम भी किया गया, उनके पिता ने कंडेम किया। एक सेकंड वारिस जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने समय पर बोलिए, मेरे समय पर अतिक्रमण मत कीजिए, फिर वरना बुलडोजर चलेगा। वारिस भाई, फिर बुलडोजर चलेगा, फिर रोते रहोगे। सुन लीजिए, झूठ बोले नहीं, झूठ तो अपने समय पर सच बोलो ना। आज अपने समय पर झूठ बोलिए, सच बोलिए, जो भी बोलना है अपने समय पर बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वारिस भाई, मैंने अपना समय भी दिया, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। सुन लीजिए, आप आपके समय में सिर्फ झूठ बोलेंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपके लिए हर कोई चीज जो राष्ट्रहित में वो झूठ है, राष्ट्रहित की हर चीज आपके लिए झूठ है। अब सुन लीजिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मस्जिद में जो घुस के मारने की बात थी, उसको तो उनके पिताजी ने भी कंडेम किया, पर एक व्यक्ति है इम्तियाज जलील, उसने बोला कि नुपुर शर्मा को लटका दो सड़कों से। उस पर क्या कार्रवाई की? बोलो, क्या कार्रवाई की? क्या असद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि हम कार्रवाई क्या का समर्थन नहीं करते जो प्रोवोक करने वाले बोला है। अगले चुनाव का टिकट दे दिया। लेकिन कमलाकर, मैं वापस डिबेट लेकर आती हूं 100 दिन के एजेंडे पर। कमलाकर त्रिपाठी जी जो कहते थे कि ये सरकार चलने नहीं वाली, हमने मोदी की साइकोलॉजी खराब कर दी है, अब मोदी झुक के चलते हैं, आज उनका आपने हुंकार भी सुना, 100 दिन का एजेंडा भी सुना, और जो काम हुए उसकी गिनती भी है, और उसमें वक्फ बिल है, 1 नेशन 1 पोल है, उसमें जम्मू कश्मीर में जो चुनाव आपकी विपक्ष की सारी पार्टियां कहती थी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल दिए हुए में हो रहा है। कम से कम बधाई तो दे दीजिए। नाविका जी, पुराना एक कहावत है, 100 दिन चले 2.5 कोस। यही स्थिति है इस पूरी सरकार की। और इन 100 दिनों में ट्रेन एक्सीडेंट्स, जो मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको गिना दूं, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी मार देती है, लोगों की डेथ होती है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो डिरेल होती है, साबरमती डिरेल होती है। अभी आज मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि भोपाल के पास जो है वो गाड़ी के 4 डिब्बे उतर गए। और सुनिए, जो नया पार्लियामेंट बना गया था उसकी छत छूने लगती है। अटल टनल जो है वो किसी काम की नहीं रह जाती। जो प्रगति मैदान वाली टनल है वो वाटर लॉक्ड होकर के, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो उस पे लार्सन एंड ट्रूबो पर ये क्लेम करती है सरकार, और लार्सन ट्रूबो अपोजिट क्लेम करती है। दूसरी तरफ आप पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने सारा अडानी और अंबानी को दे दिया है एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट गिरता है, गुवाहाटी एयरपोर्ट गिरता है, बॉम्बे में गिरता है। अरे ये तो पूरी विध्वंस सरकार है, जो भाईचारे का भी विध्वंस करती है, स्ट्रक्चर्स का भी विध्वंस करती है। मोरवी पुल का हादसा लोग भूले नहीं थे। अभी वहां पर गुजरात में अनदर जो है वो पुल 6 साल के अंदर जो है वो कंडम हो रहा है और उसको किया जा रहा है। आप ये समझिए,
जो हम लोग जो कह रहे हैं वो ये है कि जो पहले मोदी जी विम्स एंड फैंसीज पर अपनी सरकार चलाते थे, वन फाइन डे आकर के कह देते थे कि नोटबंदी आज रात में 12 बजे से लीगल टेंडर्स नहीं रह जाएंगे और देश को इतनी बड़ी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में झोंक दिया था। इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो अब इनको वापस यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। एक शेर है कि हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। तो ये जो अल्पमत की सरकार अच्छा, में जो तो मुल्क में चल रहे मोदी जी की हुकूमत नहीं रही, अब राहुल गांधी जी की हुकूमत चल रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अडानी अंबानी की बात बार बार जब करते हैं, त्रिपाठी जी मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको एक भी बार बीच में नहीं टोका। त्रिपाठी जी अब 180 सेकंड बोल चुके हैं। हाँ, 180 सेकंड बोल चुके हैं, आप जवाब भी सुन लीजिए ना, फेयरनेस में जवाब सुन लीजिए। देखिए, त्रिपाठी जी कभी कभी बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उनको नियंत्रण में नहीं रहता। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट दे दिया अडानी को। अडानी को जो मुंबई का एयरपोर्ट मिला वो तो तब एमवीए की सरकार थी जिसने उसको ओके किया। जब पोर्ट मिला, मुंद्रा पोर्ट सबसे पहले कांग्रेस ने दिया, विलिनियम पोर्ट लेफ्ट की सरकारों ने दिया। सबसे ज्यादा जब धंधा चला 2014 से पहले वो थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा बनाए। अडानी को तो तेलंगाना की सरकार ने इनवाइट किया, ताजपुर पोर्ट बंगाल की सरकार ने दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीनें दे दी, राजस्थान की सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट दे दिया, पंजाब की सरकार ने भी दिया। यहां पर सभी जगह इंडिया अलायंस की सरकार क्यों दिया आपने भाई? दूसरी बात, क्या 400 स्टार्टअप से जब आज 1 लाख अधिक स्टार्टअप बने तो ये अडानी अंबानी है? देश के युवा है, एंटरप्रेन्योर्स है। 4 यूनिकॉर्न से 125 बने केवल अडानी अंबानी है, देश के युवा है जिनको आप गाली बकरे। चलिए छोड़ देते हैं, यूटर्न बताता हूं। यूटर्न ये होता है कि आरक्षण की बात करने वाले राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण की बात करने वाले राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर खड़े होकर बोलते हैं 370 लागू करेंगे जिससे कि वाल्मीकि समाज का आरक्षण खत्म होगा। एक संविधान भारत जोड़ो की बात करने वाले राहुल गांधी 2 संविधान की वकालत एनसी करता है, कुछ नहीं बोल पाते। ये होता है यूटर्न करना। मुझे बता दीजिए कि आरक्षण समाप्ति का स्टेटमेंट क्या यहां पर आनंद दुबे जी बैठे हैं, समर्थन करते हैं क्या? यहां पर अजीज खान बैठे हैं, क्या समर्थन करते हैं क्या कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? अजीज खान साहब जवाब दीजिए। अजीज खान साहब जवाब दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी, नाविका जी, अब कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपको पहले ही कह रही हूं कि आप बोलते चले जा रहे हैं। अब अजीज खान साहब बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे मैंने आवाज बंद कर दी। आऊंगी आपके पास, आऊंगी। अजीज खान साहब, आपसे कहा कि नहीं, उनकी बात का जवाब नाविका जी, नाविका जी, आऊंगी सर, आऊंगी। देखिए, मैं लगातार गारंटी की बात देख रहा हूं और शहजाद दी, अरे सुनिए ना प्लीज, अब मुझे मौका दें। नाविका जी, 100 दिन पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। गारंटी ली थी ना, गारंटी 100 दिन की गारंटी, इसमें कोई दौरा नहीं कि 100 दिन में बड़ी गारंटी पूरी हुई है। मोदी की गारंटी जो टैगलाइन चलता था, हेडलाइन चलता था, वो देखिए ना कैसे धराशायी हो गया, किस तरह फेल हो गया, किस तरह हवाई साबित हुआ। इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। यही इंडिया गठबंधन कहती थी कि जो आपका 100 दिन का प्लान है वो 100 दिन का प्लान कोरा कागज साबित होगा, क्योंकि आप मन से कुछ नहीं करते, मन में कुछ और आपके रहता है। आप देखिए ना, मैं एक लाइन से अगर गिनाना चाहूं, तमाम मुद्दों को लूं, आप चाहे मणिपुर हो, आप देखिए ना मणिपुर में कितनी तरक्की हुई। पहले लड़ाई के तरीके अलग थे 100 दिन पहले, आज रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से हमला हो रहा है। ये 100 दिन में तरक्की हुई है। अभी रेल की बात चल रही थी, मैं देख रहा था रेल के हादसे पहले जो भी कुछ रहे हो, लेकिन आंकड़े किस कदर बढ़े हैं। तमाम रेल हादसे इस कदर हो रहे हैं कि तमाम मौतें हो गई। ऐसी ये वो सरकार है। और उसके बाद इनके अपने रेल मंत्री किस तरह कहते साहब छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, इनके लिए मौतों का कोई मतलब नहीं है। ये 100 दिन की तरक्की है। अभी यू टर्न लगातार आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब यू टर्न की सरकार। अरे भाई, यू टर्न क्या, ये वही सरकार है जो किसानों का मसला था, बिल लेके आई, किसानों से नहीं बात किया, विपक्षियों से बात नहीं किया, सरकार कानून ले आती है। क्या हुआ, 750 किसान शहीद हो गया। वही सरकार आज हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं विफल होकर के बिल्कुल यू टर्न ले रही है। इसी सरकार को देखें आप, ओपीएस लागू था, इसने कहा कि एनपीएस हमारा मास्टर स्ट्रोक है। क्या हुआ मास्टर स्ट्रोक में? यूपीएस लाना पड़ा। और यूपीएस क्यों लाए?
सवाल इस बात का है कि जब मास्टर स्ट्रोक है तो उस मास्टर स्ट्रोक में यूपीएस की क्या जरूरत थी? भाई साहब, आप जिन मुद्दों पे ले ले, अजीज खान साहब, ओपीएस में क्या हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम में हिमाचल में क्या हुआ, और तनख्वाह देने के पैसे नहीं, वो भी याद कर लीजिए। इसी 100 दिन में वो नजारा भी आपने देखा है, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। आपको ट्रेन एक्सीडेंट याद रहेगी, कानपुर का नजारा नहीं याद रहेगा। सीमेंट के बड़े बड़े जो टुकड़े रख दिए गए थे, गैस सिलेंडर रख दिया गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ग्लास जब भी देखो तो आधा खाली कुछ लोग देखेंगे और आधा में पानी कुछ लोग देखेंगे। ये विपक्ष जो देख रहा है वो सही है, जो देश को दिखा रहा है वो सही है, या मोदी जी जो दिखा रहे हैं वो सही है? लेकिन नविका जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का ये काम है और विपक्ष को निश्चित तौर पर सरकार कुछ भी कर दे उसकी आलोचना करनी चाहिए और तीखी आलोचना करना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी स्पष्टता से देश को दिख रही है। नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में पहले 100 दिन में जो काम होने चाहिए थे उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से ये इस 100 दिन में काम हुआ, यानी तीसरे 100 दिन में काम हुआ। उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पहले 2 कार्यकाल में यानी 10 वर्षों में उसकी बुनियाद इतनी पक्की हो गई कि आज 11.25 लाख करोड़ के जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम बैठे हुए हैं, जो भारत में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी 100 दिन में 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चल गई, वो लोगों को दिख रही होंगी। वो ठीक है, विपक्ष के नेता भी उसी में यात्रा करेंगे, लेकिन उनको नहीं लग रहा। और जो पूरा रेलवे का कायाकल्प किया जा रहा है वो लोगों को सीधे सीधे दिखेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें, अगर हम किसानों की बात करें, उनके लिए जो योजनाएं चली, अगर हम गरीबों की बात करें, जो उनको आवास दिया जा रहा है, जो घर दिया जा रहा है। अब आप बहुत कुछ कह सकते हैं, अंबानी अडानी बहुत कुछ कहते रहिए, जिनको एक घर मिलेगा वो लखपति हो गए। अगर आप 11 लाख लखपति दीदी इन 100 दिनों में बना देते हैं तो उनको सीधे सीधे उन महिलाओं को समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। अगर देश के अलग अलग हिस्सों को सिर्फ जोड़ने का नहीं, वहां पर जो आधारभूत ढांचे के साथ उद्योग आ जाते हैं, अगर 100 दिनों में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट लग जाते हैं, जो दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और भारत दुनिया के हर गाड़ी में चिप लगाने का एक एम्बिशियस प्लान तैयार कर लेता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। और मेरा ये मानना है कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा था उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो कह रही थी वो करती है। और एक चीज और समझिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री कह चुके हैं। जब फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद सब उनसे मिलने आए थे 7 लोक कल्याण मार्ग पर, अमित शाह ने सदन में कहा था, और चुनाव होने जा रहे हैं, सभी लोग वहां, और पहली बार ऐसा है कि वहां डोर टू डोर कैंपेन हो रही। लंबे समय के बाद, कई दशक के बाद ऐसा हो रहा है, वरना डोर टू डोर कैंपेन करने का साहस नेता नहीं करते थे। फारूक अब्दुल्ला जिस श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते थे वहां मात्र 7% मत मिलते थे और 2.5% पाकर ये सांसद बनते थे। अब जनता निकल कर बाहर आ रही है। तो 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। हाँ, कुछ चीजें तो हैं। मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी जिस तरह की विभाजन की राजनीति कर रहे हैं उसको नहीं रोक पा रहे हैं। यहां सरकार असफल है, उस एजेंडे का जवाब नहीं दे पा रही है। देश में विभाजन रोकने के लिए सरकार की कोई बड़ी योजना चाहिए थी, वो दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं आनंद दुबे जी आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल यह है कि आज अगर आप कश्मीर की हालात देखें तो लोग बाहर निकल कर वहां पर कैंपेन भी कर रहे हैं, लोग भी निकल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, वो सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था ना, मैं तो ये कहूं कि मेरी फटती थी वहां जाने में। अमित शाह जी ने उन्हें कहा है कि आ जाइए यहाँ लाल चौक में। आजकल लाल चौक में रात के 9:30-10 बजे आप आइसक्रीम खा सकते हैं, और राहुल गांधी ने खाई भी है वहां पर। तो कश्मीर में जो हो रहा है, मैं मानती हूं कि एक देश में सब कुछ नहीं हो सकता, कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, वक्फ बिल हो, चाहे वो लखपति दीदी हो, और चाहे वो इकोनॉमिक एजेंडा हो, सब काम चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये सब नजर क्यों नहीं आता? और नजर क्यों नहीं आता कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो देश के बारे में क्या कहते हैं, और रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं? नाविका जी नमस्ते। आप जो कह रही हैं 100% सही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की तिथि आ चुकी है, घर घर कैंपेनिंग हो रही है।
ये सच है, लेकिन सच ये भी है कि आए दिनों वहाँ आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं। ये भी उतना ही सच है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में 2024 के पहले तक 14 से 24 के बीच में विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में नहीं था। यहाँ तक कि संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष भी देश में नहीं था। तो इस बार जो मोदी सरकार 3 है, वो विपक्ष को फ्लावर समझी है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है हम, फायर। इसी फायर की वजह से मोदी साहब को कहना पड़ रहा है कि हमने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। मोदी साहब, आप 100 दिन का श्रेय लेने तो आ गए, लेकिन अपने 100 दिन के विफलताओं के बारे में आप बात करने तैयार नहीं है। जिस प्रकार देश में स्थिति है, आप मोदी 3 आने के बाद इन 10 वर्षों की तुलना इन 100 दिनों से अगर आप करेंगे, तो यदि आप उन 10 वर्षों से इन 100 दिनों में बेहतर होंगे तभी तो श्रेय ले पाएंगे ना। क्या डॉलर के दाम रुपए के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए? क्या पेट्रोल डीजल के दाम 100 दिनों में बहुत गिरकर नीचे आ गए? रसोई गैस के दाम इन 100 दिनों में आकर नीचे आ गए? रेल दुर्घटनाएं रुक गई, सड़कों में जो भ्रष्टाचार था वो रुक गया। क्या उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी ने चीफ मिनिस्टर, भावी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया? मैं तो ये भी सवाल पूछ सकती हूँ कि 100 दिनों में ये भी तो नहीं हुआ। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब देखिए, अभी आनंद जी ने कहा हमने 100 दिनों में ये अपने सरकार का एजेंडा नहीं रखा। नाविका जी, हमने गुणगान नहीं गाया, हमने चलिए नाविका डिरेल हो जाएगी डिबेट, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। चलिए जैसे मोदी साहब। चलिए शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, अभी उन्होंने कहा जब कि हम बोलते हैं नाविका जी, तो बड़े जल्दी से आप शहजाद पूनावाला जी को बीच में ले आती हैं, लेकिन हमें भी अवसर दिया। भले विपक्ष में, भले हम आज स्थिति में इतनी आनंद दुबे जी, हल्का सा व्यंग कर दो तो आप छिड़ क्यों जाते हैं? हल्का सा ही तो पूछा था कि घोषित कर दिया, आप हैं कि नाराज हो जाते हैं? पहला नेता हूं, पहला कार्यकर्ता हूं देश में जो वेस्ट ऑफ टाइम है डिबेट। चलिए आपने इतने सवाल उठाए, शहजाद जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, देखिए, फ्लावर से फायर कौन बना है वो तो नहीं पता, पर शेर भीगी बिल्ली कैसे बनती है मैं बताता हूँ। 370 हटाने की वकालत बाला साहब ठाकरे करते थे। आज इनके गठबंधन का ऑफिशियल स्टेटेड स्टैंड है 370 लागू करना है। क्या स्टैंड है उद्धव सेना का? बाला साहब ठाकरे कहते थे अफजल गुरु और ऐसे आतंकियों को, याकूब जैसे आतंकियों को नहीं, बीच में नहीं नाविका, बीच में नहीं हो सकता। आनंद दुबे जी, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट, दिस इज नॉट द, ऑलवेज डज इट, ये हमेशा इनका नाटक बन चुका है। अच्छा, फेडर डाउन, आप अपनी बात कहें, फिर आनंद दुबे जी। शेर से भीगी बिल्ली बनने की प्रक्रिया ये होती है कि बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी, जिस अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे जी को सीनाइल ओल्ड मैन कहा था, उनको आप मातोश्री बुलाकर उनके तस्वीर के नीचे मिलते हो। जिस अबू आजमी ने वकालत की थी कि याकूब मेमन को फांसी की सजा ना मिले, उसके साथ आप गठबंधन में रहते हो। जिस ओमर अब्दुल्ला कहता है कि अफजल गुरु जो है उसको गलत लटकाया गया, उसके साथ आप एक शब्द बोलने की हैसियत नहीं रखते हो। जो 370 हटाने की बात बाला साहब ठाकरे करते थे, हमने हटाया तो उसको लागू करने की वकालत जब राहुल गांधी का अलायंस करता है तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते हो। जो यूसीसी हमने उत्तराखंड में लागू किया, यूसीसी की वकालत करते थे बाला साहब ठाकरे, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हो। सावरकर जी की मर्यादा के खिलाफ जाकर वीर सावरकर जी को कायर और डरपोक कहने वाले लोगों के साथ गोद में बैठे रहते हो। जब आप कहते हो कि आप लोग जो है राष्ट्रभक्त हो, तो अफजल गुरु को लटकाने की बात की थी ना, कि क्यों गलत हुआ वो अफजल गुरु को लटकाना उमर अब्दुल्ला ने, तो बताइए क्या स्टैंड है आपका। और आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए आनंद दुबे जी, आज तो गणेश पूजा का भी विरोध आपकी सांसद ने किया, बाकी सब तो छोड़ दो। आपकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गणेश आरती का भी विरोध किया, पर आप बोलने की स्थिति में नहीं हो। इसको बोलते हैं शेर से बिल्ली बनना। बिल्कुल। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। वारिस पठान क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता। वारिस जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। नाविका जी, हमने धारा 370 हटाने का समर्थन केंद्र सरकार की उस समय तत्कालीन सरकार का इसलिए किया था कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति
स्थिति बदले, वहां रोजगार आए, वहां खुशहाली आए, वहां आतंकवादी हमले एकदम पूरी तरह ना के बराबर हों, हमारे नागरिकों को एक खुशी मिले, इसके लिए हमने धारा 370 का समर्थन किया था। अब आप इनसे पूछिएगा क्या ये सब करने में सफल हो पाए? आज 5 साल के बाद चुनाव में आए हैं, ये स्थिति पैदा कर दी गई एलजी बिठा करके हम निरंतर चुनाव के प्रचार के लिए कहते थे, वो आ नहीं पाए। वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं दे पाए, लेकिन जवाब दीजिए, एक वाक्य में जवाब देता हूं, एक वाक्य में जवाब देता हूं कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी वहां पर लाल किले पे, लाल चौक पे जाने से घबराते थे। आज नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहना बर्फ के गोले के साथ उसी लाल चौक पर खेलते हैं। यह अंतर हुआ है। राम जहां पर ताजिया के मोहर्रम के ताजिया नहीं निकलते थे, वहां पर मोहर्रम के ताजिए भी निकल रहे हैं। मां शारदा के मंदिर में घंटे भी बज रहे हैं, सिनेमा हॉल भी चालू हुए हैं, टेरर हॉटस्पॉट से टूरिज्म हॉटस्पॉट ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन 70 साल का हिसाब क्या 5 साल में कोई मैजिक से हो जाएगा? इस पर भी थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन वारिस पठान जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको ऐसी कौन सी बात शहजाद पूनावाला जी की पसंद आ गई कि आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया? नहीं, उनको पसंद आई उद्धव सेना की बात। वक्त पे क्या स्टैंड था उद्धव सेना का, बताइए जरा। नहीं, अच्छा, अभी नहीं, मैं शहजाद पूनावाला की बात भी सुना, मैं आनंद दुबे जी की बात भी सुन रहा था। जरा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि एक शेर बिल्ली की बात कर रहा है, एक फ्लावर नहीं फायर की बात कर रहा है। फ्लावर नहीं फायर है, स्टाइल के साथ। मैं बताता हूं थोड़ा फ्लावर कौन है, फायर कौन है। अभी अभय दुबे जी को मेरी बात तो जरा सा खराब लगेगा। अभी अभय दुबे जी, आनंद दुबे जी, लोकसभा नाम तो ठीक बोलिए। भर भर के वोट दिया मुसलमान ने महाविकास आघाड़ी को। हाँ, आनंद दुबे जी, अरे आनंद दुबे जी, अभी क्या है, मैं भी फ्लावर नहीं फायर है, डरता नहीं किसी से, अपनी बात रखता हूं, जरा सुनो प्यार से। एक पुष्पा और एक चुनाव आया लोकसभा का, मुसलमानों ने आपको भर भर के वोट दिया, आप जीत भी गए, सत्ता की कुर्सी में भी बैठ गए जाके। नहीं, सुनिए, आप जीते, आपको वोट मिला ना, भर भर के वोट दिया। महाराष्ट्र के अंदर तो पूरा वन साइड 90% मुसलमानों ने दे दिया वोट। अब वो फ्लावर नहीं फायर है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, 9 के 9 फ्लावर फायर किधर गए? मेरा जवाब दो। 9 के 9 चले गए, चाय पीने गए, फ्लावर की खुशबू लेने गए, वारिस भाई किधर गए मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जनता सवाल कर रही है, हाँ, मुसलमान सवाल कर रहा है कि जब मुसलमानों के मुद्दे की बात आ गई तो फ्लावर फायर घप पकड़ के बुझ गया। अब बात नंबर 2, शिमला के अंदर मालूम है ना क्या हो रहा है आपको? हरियाणा में किसकी सरकार है? आपकी। मस्जिदों के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। शिमला हरियाणा में नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वारिस भाई, शिमला हरियाणा में नहीं है, शिमला हरियाणा में नहीं है, हिमाचल। सॉरी, हिमाचल। अरे मुंह से निकल गया नविका जी, ऐसे अरे निकल गया, स्लिप ऑफ टंग होता है ना। आपका तो 50,000 बार हुआ, मेरा तो 1 बार हुआ है। हिमाचल में तो सरकार इनका है, टंग से ज्यादा स्लिप मेरे हो को रहा पता। है। वहां पे जब मस्जिद को तोड़ने जा रहे लोग, गालियां दे रहे, मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, ऐसे मत कहां बोलिए। चले गए? फायर नेशनल फ्लावर टीवी कहां पे। है? फ्लावर नहीं फायर सब कहां चले गए? सो रहे क्यों? कहा मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? जब आनंद दुबे जवाब दे रहे हैं, पब्लिक के भी बहुत सवाल है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या सच है जिसको छुपा रहे हो? आनंद वारिस भाई सही कह रहे हैं कि हमको मुस्कुरा रहे हो, मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान भाई बहनों ने वोट दिया, वो वोटर हैं, वो मतदाता हैं, संविधान ने उनको इजाजत दी है, वो जो से पसंद करे उसे वोट देंगे। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप नकली ढंग से मुसलमानों के रहबर बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसको मुसलमानों ने नकारा है। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए वारिस भाई कि आप में क्या कमी रह गई। आप मुसलमानों के अपने आप को रहबर मानते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या कमी रह गई कि मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया? अरे कमलाकर त्रिपाठी जी और डॉक्टर अजीज खान बहुत घबरा रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। वारिस जी उनको उकसा रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास। बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट। क्या अर्जेंट है? हर्षवर्धन जी और मैं
मुझे नहीं लगता। 10 सेकंड वारिस जी, 10 सेकंड वारिस जी, 10 सेकंड करारा जवाब वारिस जी, 10 सेकंड वारिस जी, 10 आसमान पे सेकंड थूकने वाले को वारिस जी, समझ 10 लेना सेकंड। अरे चाहिए, खामखा का पलट वारिस के जी, थूक उसी के मुंह पे अरे वो गिरेगा। सुनाई नहीं देगा जनता करारा को, जो जवाब मैं बोलूंगा मिलेगा अगर वो महाराष्ट्र डिस्टर्ब के करेंगे। इलेक्शन में 10 सेकंड करारा चाहता हूं जवाब मैं। मिलेगा आनंद। वारिस भाई सुन लिया आपकी बात, अब शहजाद आपको कुछ बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता भाई टाइम्स नाउ क्यों इतना मुश्किल कर देते हो? 10 सेकंड ही तो लूंगा बोलने के लिए। एक लौती सीट भी चली गई, आपको आत्मचिंतन मुझे करना 10 सेकंड का केवल इंटरवेंशन चाहिए था नाविका, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर अब रहा दो हूं, मैं लोग डिस्टर्ब लड़ नहीं रहे करता हैं। हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चलिए कह रहा आप हूं। बताइए। नाविका जी, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी मैंने ये विश्वास किया होगा कि एक उद्धव सेना / बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी को क्लेम करने वाली पार्टी कभी बोलेगी कि मैं मुसलमानों की रहबर बनकर आना चाहती हूं। और अगर ये कह रहे हैं तो बाबरी को 17 मिनट में गिराया, ये संजय राउत का बयान है। आप अग्री करते डिसएग्री करते? बोलिए। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि बाबरी को 17 मिनट में लात मारकर गिराया। बोलिए आप अग्री करते डिसएग्री करते? आनंद दुबे। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जब थे तो उन्होंने अरे भाई मैंने कब कहा कि हम रहबर बनना चाहते हैं? आपने ये अभी वारिस कहा। पठान की पार्टी आपने के कहा लिए हम- कौन किसका रहबर बन रहा है ये तो सारी जनता देख रही है। लेकिन अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस कश्मीर में 370 वापस लेने पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही और उल्टा राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने मोदी जी का आत्मविश्वास गिरा दिया, उन्हें झुका दिया। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल, अखिलेश और केजरीवाल में आपसी लड़ाई चल रही है कि मोदी जी किससे ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन मोदी अपने काम में व्यस्त हैं। क्या ये सब विपक्ष को नहीं दिख रहा? कान्हा शर्मा मथुरा उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी आर्टिकल 370 खत्म करे तो कांग्रेस के पेट में दर्द, अगर कोई संशोधन करे तो विपक्ष के पेट में दर्द, कुछ नया करे तो प्रॉब्लम, तो क्या इनका काम सिर्फ हर काम में टांग अड़ाना है? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए जनता के सवाल। नाविका जी, कांग्रेस का और पूरे इंडिया गठबंधन का काम सत्ता पक्ष को मदान होने से रोकना और आम जनता की बातों को मनवाना है, और यही हमने किया है। हम किसी भी चीज पे, इसके पहले तक मोदी जी किसी चीज पर डिस्कशन नहीं करते थे, वो अपनी विंस एंड फैंसीज पर काम करते थे। वन फाइन डे कोई चीज अनाउंसमेंट कर देते थे। अब भी करी, बिल पर, अब भी वक्फ बिल पर कर दिया उन्होंने अनाउंसमेंट, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी कर दिया और वो हो जाएगा। हाँ, सुन लीजिए, वक्फ बिल चला गया जेपीसी के लिए, अग्निवीर वाले पर इनको जो है वो वापस करना पड़ा अपना। ये आपका अभी, और ये जो अभी इनके रहनुमा बन रहे हैं, अभी आप बता रही थी कि मुझे लगता है आपके वहां थोड़ा उत्सव का माहौल है और म्यूजिक की आवाज आ रही है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अजीज खान साहब, सवाल यह है कि इन मुद्दों पर आपने देखा आपकी अलायंस में ही कैसे लड़ाई हो गई। अब मुसलमानों के रहनुमा आनंद दुबे हैं, वारिस पठान कह रहे हैं कि वो है नहीं, वो अपनी आवाज उठाते नहीं। ये किस तरह की अलायंस पार्टी है? और अगर मैं सुनवा दूं योगी जी ने आज क्या कहा है तो बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। ये सुनिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये बयान। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। नाविका जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार सिर्फ बातों की सरकार है, हकीकत में कुछ नहीं है। अभी देखिए शहजाद कितने खुश थे जब वारिस भाई ने हिंदू मुसलमान की बात कही ना, तो इसमें सबसे ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा था? शहजाद भाई। इसलिए क्योंकि उनको सूट कर रहा है, उनके पास काम की कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात करनी हो तो बिल्कुल उसमें पीएचडी किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है काम कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अभी 100 दिन की बात चल रही थी, 100 दिन के आंकड़े दो, 100 दिन का हिसाब दो, हिसाब तो दे नहीं पाए। हाँ, उसमें हिंदू मुसलमान, कौन किसका रहनुमा है, कौन रहबर है,
ये ठेका लेने की होड़। देखिए, सच ये है कि आप ना हिंदू के रहबर हैं, ना मुसलमान के रहबर हैं, आप दोनों के दुश्मन हैं। आप कर्मचारी विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, क्योंकि आप देश से झूठ बोलते हैं। बड़ी बड़ी वादे। अभी मैं योगी जी को सुन रहा था, सुदर्शन कह रहे थे साहब लॉ एंड ऑर्डर। आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन? तो लॉ एंड ऑर्डर में तो अयोध्या की बात है। और उदित राज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब उदित राज कहते हैं कि बुलडोजर चला दो अयोध्या पर, मंदिर पर, राम मंदिर पर, तब क्या होता है? वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, पर वो समाजवादी पार्टी के लिए ठीक है। अपराधियों को मुझे लगता है नविका जी, ये उदित राज ने तो जो किया है उसके लिए तो सचमुच उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये सरकार पहले 100 दिन में अगर असफल हुई है तो देश में विभाजन कराने वालों पर, देश में जाति वैमनस्य फैलाने वालों पर, मुसलमानों पर, सिख पर गलत टिप्पणी करने वालों पर, देश में विषाक्त वातावरण करने वालों पर, उन पर कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं कर पाई है। सबसे ज्यादा दुखद बात यही है, अयोध्या में राम मंदिर गिर जाए, उस पर बुलडोजर चल जाए, इस पर कितने लोगों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल हैं, वो उदित राज के एक बयान से सामने आता है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि क्या होने वाला। बिल्कुल। शहजाद 30 सेकंड। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात अभी इन्होंने की, तो बताइए कि कर्नाटका में गणपति विसर्जन पर हमला किया गया और वहां पर गणपति जी को ही पुलिस वैन में डाल दिया गया। ये कौन कर रहा है? वहां पर अवैध मस्जिद के बारे में अनिरुद्ध सिंह नाम के उनके ही मंत्री ने बात रखी और बोला लव जिहाद भी हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? और आप कह रहे हैं ना कर्मचारियों की बात, हिमाचल में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, 3.5 लाख कर्मचारियों को, वहां पर पेट्रोल, डीजल, दूध सबके दाम बढ़ा दिए। हिसाब सबका जरूरी है और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। पीयूष करम लेकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं, दावा तो यह किया जाता है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होगा। तो जरा बताएं कि कितने वक्फ संपत्ति पर अस्पताल खोले गए हैं, स्कूल खोले गए हैं। अमरीक सिंह मोहाली से सवाल पूछ रहे हैं, पी चिदम्बरम तो यूपीआई का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यूपीआई आज कितनी बड़ी ताकत है ये दुनिया देख रही है। इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन पर भी उनका क्या स्टैंड रहेगा, ये सवाल आज जनता पूछ रही है। जनता असली हिसाब देख रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष, इनके बीच में नोक झोंक और उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन जनता क्या मानती है? क्या मोदी सरकार झुक रही है या झुकेगा नहीं पर चल रही है? और विपक्ष कितने पानी में?